हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी का स्पेसिफिक टॉपिक है या फिर यूनिट कह सकते हैं इसको, जिसका नाम है जेनेटिक्स। हिंदी में हम इसको आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिक विज्ञान जो है बेसिकली पूरी यूनिट हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसके कई सारे टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक कुछ हैं जैसे कि मेंडल्स के लॉ हो गए, मेंडलिज्म है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, लीथल फैक्टर है, प्लियोट्रॉपी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। इन सभी के डेफिनेशन भी अच्छे से देखेंगे, इन सभी के एग्जाम्पल्स अच्छे से देखेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट लिया गया है। उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन इतना किया गया है कि आपके हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। गारंटी है इस बात की। लास्ट में जब आप ये सेशन देखकर कंप्लीट करेंगे तो अच्छे से अपने नॉलेज को आप यहाँ इन्हेंस ही करेंगे। तो गारंटी है कि ये वो प्रश्न हैं जो कि आपको चैन दिलाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आज का सेशन है प्रॉपर। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लीथल फैक्टर वर रिपोर्टेड इन प्लांट्स बाय। कि ये जो लीथल फैक्टर है, इसको हिंदी में घातक फैक्टर भी कहा जाता है, कि इसकी जो सूचना है, जिसको इन्फॉर्म किया गया था, रिपोर्ट किसने किया था सबसे पहले, तो हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है स्यूनॉट, बोर, बैटसन, मॉर्गन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीथल फैक्टर एक्चुअल में क्या होते हैं। ये जो लीथल फैक्टर हैं, जिनको घातक फैक्टर भी कहते हैं, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे क्या कहते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स हैं टोटल यूजफुल तो नहीं हो सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल इफेक्ट भी देते हैं, जैसे कि उसकी डेथ का कारण भी बनते हैं। ठीक है, डेथ के कारण भी बनते हैं, या फिर डेथ को एक अनदर टर्म बोला जाता है लीथल इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स में, कि जो लीथलिटी फैलाते हैं। तो ऐसे फैक्टर जो कि डेथ कॉज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म में या फिर लिथलिटी फैलाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लीथल फैक्टर या फिर लीथल जीन्स कहते हैं। तो ये हो गया लीथल फैक्टर। मतलब कि जो भी हार्मफुल जीन्स हैं उस ऑर्गेनिज्म में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, फिर उनकी डेथ का कारण बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं लीथल फैक्टर। तो ये सबसे पहले लीथल फैक्टर माइस में खोजे गए थे। अगर आपसे पूछा जाए, एनिमल की बात की जाए, तो सबसे पहले चूहे में खोजे गए थे। चूहे में सबसे पहले खोजा था एल स्यूनॉट करके जेनेटिसिस्ट हैं बेसिकली, उन्होंने खोजे थे, स्यूनॉट हैं। लेकिन पूछा क्या गया है कि प्लांट्स में, सबसे पहले प्लांट्स में किसे रिपोर्ट किया था, तो ये डिफरेंट बात है। अगर आपसे एनिमल की बात की जाती तो आप माइस एनिमल में खोजे गए थे और स्यूनॉट का नाम लेते। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि प्लांट्स में किसने खोजे थे, तो प्लांट्स में खोजे थे बोर ने। इनका पूरा नाम ई बोर होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ई बोर ने खोजे थे और प्लांट्स का नाम है, ई बोर ने खोजा था और प्लांट का नाम है जिसको कि हम लोग कहते हैं डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। डॉग फ्लावर या फिर स्नैप ड्रैगन एक प्लांट है, एक बार मैं अच्छे से यहाँ लिख देती हूँ, स्नैप ड्रैगन। ठीक है, जिसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं। तो इसमें खोजा था, इस प्लांट में बोर ने खोजा था बेसिकली। तो ये बात यहाँ क्लियर होती है, हमारा सेकंड ऑप्शन अच्छे से क्लियर हुआ। लीथल फैक्टर क्या होते हैं समझ में आ गया, जो भी डिजीज मतलब जो उनकी ऑर्गेनिज्म का डेथ का कारण बनते हैं, फिर लिथलिटी का कारण बनते हैं, उन्हें हम लीथल फैक्टर फिर लीथल जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमसे पूछा गया है पैनजेनेसिस की घटना क्या है। भाई पैनजेनेसिस क्या होते हैं, पैनजेनेसिस की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। कंसेप्ट ऑफ पैनजीन्स वाज गिवन बाय, ऑप्शन गिवन है जॉनसन बेसिकली, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या फिर बैटसन। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था, उन्होंने ये जो पूरा परिघटना है बेसिकली या ये अवधारणा है, ये डार्विन ने दी थी। ये ऑप्शन तो हमारा सही हुआ। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता हो कि उन्होंने कहा क्या था, तो हमारा क्या ही कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल हर एक पॉइंट का आज यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि कोई डाउट ही ना रह जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था चार्ल्स डार्विन ने कि भाई बॉडी मतलब उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बॉडी का हर एक ऑर्गन, बॉडी के हर एक ऑर्गन में छोटी छोटी सी बॉडीज होती हैं, जिनको हम कहते हैं पेंजिन्स, या फिर एक अनदर नाम उन्होंने लिया था गैम्यूल्स। मतलब गैम्यूल्स कहा था, गैम्यूल्स कह लो या फिर पेंजिन्स कह लो। ये बॉडी में इकट्ठा होती हैं और ये ब्लड के साथ सेक्स ऑर्गन्स में जाती हैं।
क्या कहा था डार्विन ने कि ये गैम्यूल्स सारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, दैट मीन्स उन्होंने कहा था कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स के पास गैम्यूल्स या फिर पेंजीन्स प्रेजेंट हैं। अब ये जितने भी हैं गैम्यूल्स हैं, पेंजीन्स हैं, ये ब्लड के साथ सेक्स ऑर्गन्स में जाते हैं। ब्लड के साथ कहाँ जाते हैं? सेक्स ऑर्गन्स में जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये सेक्स ऑर्गन्स में जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है जिसमें ये पेंजीन्स भी हैं, गैम्यूल्स भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि सारे ऑर्गन्स के गैम्यूल्स और पेंजीन्स, गैम्यूल्स कहें या फिर पेंजीन्स कहें, सेम बात है, इकट्ठा होते हैं और बॉडी के और भी कई सारे ऑर्गन्स बनाकर तैयार करते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा था बेसिकली बॉडी का जो फॉर्मेशन में इन गैम्यूल से ही होता है। आगे बात समझ में? ये थी पूरी परिघटना पैरीजेनेसिस की। पैरीजेनेसिस ये कहा था उन्होंने कि भाई बॉडी के हर एक पार्ट में तो ये होते हैं, फिर ये सेक्स ऑर्गन्स में जाते हैं ब्लड के थ्रू। सेक्स ऑर्गन्स में जाने के बाद जितने भी और बनते हैं सारे गैम्यूल्स, ये इकट्ठा होते हैं और बॉडी के दूसरे कैरेक्टर्स को बनाते हैं। ये बात कही थी चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा होगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार। इतनी कंजूसी किस बात की है भाई? जब आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, सब चीज़ अच्छे से आप यहाँ क्लियर कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में किस बात की कंजूसी है यार? मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोटाइप फिनोटाइप कंसेप्ट वाज गिवन बाय। भाई ये कंसेप्ट किसने दिया था जीनोटाइप और फिनोटाइप का? तो जीनोटाइप और फिनोटाइप एक्चुअल में क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जीनोटाइप टोटल ऑफ हेरिडिटी, यानी कि सम टोटल ऑफ हेरिडिटी या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होता है, यानी कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस से मिलकर बना होता है, पूरा जेनेटिक मेकअप को कहते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है? जिसको आप बाहर से देखकर उसके रंग रूप का पता लगा सकें, वो है आपका फिनोटाइप। और जेनेटिक्स मतलब कि जीनोटाइप वो है कि डीएनए का मेकअप क्या है, जो जेनेटिक है, पूरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बना है, वो है जीनोटाइप। और फिनोटाइप वो है जिसको आप मतलब एक्सटर्नल फीचर जो होते हैं, जिसको बाहर से देखकर पता लगा ले किसी भी ऑर्गेनिज्म का रंग रूप सब चीज़, उसको फिनोटाइप कहते हैं। अब बात यह है कि ये दिया किसने था जीनोटाइप फिनोटाइप का कंसेप्ट? ये दिया था जॉनसन ने। जॉनसन है बेसिकली, तो इन्होंने दिया था। इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, अभी तक मैंने वो अपलोड नहीं किया हो, हालांकि मैं सब चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ, सारे सिलेबस हमारा कंप्लीट है, फिर भी कोई ऐसी पॉइंट है जो मुझसे मिस हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक की चाहते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट, सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड ए प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होती है ये आप बताएं भाई। प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या होती है एक्चुअल में? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते किसे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो मेंडल ने एक बार पता है क्या कहा था? मेंडल ने कहा कि भाई देखो एक सिंगल जीन है, वो सिंगल फैक्टर को ही या फिर सिंगल ट्रेट या फिर सिंगल कैरेक्टर को ही तो कंट्रोल कर सकता है, करेगा ही। मतलब एक जीन, एक सिद्धांत भी दिया था किसी ने, तो मतलब उन्होंने कहा था कि पता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक जीन ही कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, लेकिन बाद में क्या देखा गया? बाद में देखा गया कि उस जीन को ही, मतलब कि वो कैरेक्टर जो है, जो भी वो कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल कुछ भी कैरेक्टर है बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी ट्रेट है, उसको कई सारे जीन मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस घटना को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। मतलब जब कई सारे जीन मिलकर एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली, नहीं। कंट्रोल ए कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, नहीं। कंट्रोल वन कैरेक्टर, नहीं, एक तो हो ही नहीं सकता। कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मतलब कि इसका सही जवाब क्या होगा कि भाई जब एक जीन इफेक्ट करता है कई सारे फिनोटाइपिक को या फिर कई सारे जीन्स को, क्या कहते हैं, उसके कैरेक्टर्स को करता है, मतलब कंट्रोल करता है, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये होते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। बेसिकली जो प्लियोट्रॉपिक है ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टेक मैनी टर्न्स। ठीक है, जब कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकेज। भाई लिंकेज की परिघटना क्या है? लिंकेज की घटना कहती है फिनोमिना ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। सबसे पहले जो लिंकेज देखा गया था वो किस में देखा गया था? स्वीट पी में, गार्डन पी में, मिरेबिलिस में या फिर स्नैपड्रैगन में? एक्चुअल में लिंकेज होता क्या है भाई? देखो, टेंडेंसी ऑफ जीन्स की टेंडेंसी कह लें या फिर डीएनए के सेगमेंट कह लें,
डीएनए के सेगमेंट या फिर टेंडेंसी ऑफ जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब जो डीएनए के सेगमेंट हैं या फिर जो जीन्स हैं वो साथ में इनहेरिटेड हो रहे हैं, मतलब साथ में आनुवंशिक हो रहे हैं दूसरी पीढ़ी में। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोकेट हैं सेम क्रोमोसोम पर। यदि वो सेम क्रोमोसोम पर लोकेट हैं, बिल्कुल जब सेम क्रोमोसोम पर तो बिल्कुल पास पास तो होंगे ही, तो वो सेम क्रोमोसोम पर हैं, बिल्कुल क्लोज हैं एक दूसरे के, तो वो नेक्स्ट पीढ़ी में जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो साथ में ही इनहेरिटेड होंगे। ये घटना है लिंकेज की। दैट मीन्स जितना ही कोई भी जीन्स क्लोज होते हैं, द क्लोजर द जीन्स द मोर लाइकली दे आर टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। दैट मीन्स यदि वो जितने पास होंगे जीन्स, उतनी संभावना है कि वो साथ में इनहेरिटेड हो रहे हैं किसी दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई साथ में इनहेरिटेड हो रहे हैं क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बिल्कुल पास में है, तो जितनी पॉसिबिलिटी पास में होने की होती है, तो दैट मीन्स वो अगली पीढ़ी में साथ में ही इनहेरिटेड हो रहे हैं। अब ये घटना किस में देखी गई थी? ये स्वीट पी में देखी गई थी। सबसे पहले लिंकेज को जो खोजा गया था वो मटर में ही खोजा गया था। तो जितने भी जीन्स हैं वो साथ में लिंक्ड हो रहे हैं साथ में, तो उसको लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जितने भी लिंकेज मतलब जितने भी जीन्स साथ में लिंक्ड हो रहे हैं दूसरी पीढ़ी में एक सिंगल क्रोमोसोम के, उसको लिंकेज ग्रुप कहते हैं। अब लिंकेज ग्रुप जो है बेसिकली एल ग्रुप कह सकते हैं इसको। लिंकेज ग्रुप जो है ये इक्वल होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। ठीक है, जैसे कि जो ड्रोसोफिला है उसमें आपसे पूछा सकते हैं कि ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? लिंकेज ग्रुप होते हैं ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप हैं। 4 लिंकेज ग्रुप होने का मतलब ये है कि उसमें जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो भी 4 ही हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 4 ही हैं। यदि आपसे मटर की बात की जाए तो मटर में क्या होता है कि जो लिंकेज ग्रुप है वो भी 4 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लिंकेज ग्रुप नहीं, पी में गलत बोल रही हूँ मैं, पी में लिंकेज ग्रुप 7 होते हैं क्योंकि उसमें जो आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी 7 है। मक्का की बात की जाए, फिर जियामेज की बात की जाए तो उसमें लिंकेज ग्रुप होते हैं 10, इसलिए उसमें जो क्योंकि हैप्लॉइड नंबर भी तो उसमें 10 हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी पूछी जा सकती है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, या फिर माइकोप्लाज्मा में कितने ग्रुप होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, तो सब में होता है 1। प्रोकैरियोट में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में, सब में 1 होता है। कुछ दिन की बात है यार, फिर बोर्ड्स ले लेंगे प्रॉपर और बोर्ड्स पर अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ी सोर्सेज की कमी है जिसकी वजह से इस पर चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, तो बस थोड़ा सा मैनेज कर लो। बाकी मतलब कि ये तो कुछ बात नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ी सी पेन का इशू है या थोड़ा सा कुछ है तो भाई बोर्ड्स तब तक नहीं है तब तक काम से नहीं चलेगा। बोर्ड्स की सबसे मेन प्रॉब्लम है, बस वही सॉल्व करनी है जल्दी से, तो कोई नहीं, करेंगे मैनेज। ठीक है, नेक्स्ट बात, इमेस्क्यूलेशन इज अचीव्ड बाई। इमेस्क्यूलेशन क्या होता है? इमेस्क्यूलेशन इज अचीव्ड बाई, क्या है इमेस्क्यूलेशन? रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, रिमूवल ऑफ एंथर्स, रिमूवल ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इमेस्क्यूलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एंथर्स को रिमूव किया जाता है। किसको रिमूव करते हैं? एंथर्स को रिमूव करते हैं किसी भी बाइसेक्सुअल प्लांट से, बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर्स को रिमूव किया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कल का सेशन, वो एक बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल का सेशन था पॉलिनेशन का। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव किया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना। तो ये प्रोसेस है इमेस्क्यूलेशन का। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। सेकेंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा गया है प्रेजेंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड। मतलब क्रोमोसोम नंबर जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं, मल्टीपल जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, ये क्या है? हाइपरप्लॉइडी है, हेट्रोप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। हर एक ऑर्गेनिज्म में एक डिफाइनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सब में होता है भाई। कभी कभी वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कभी वो चेंज हो रहे होते हैं, कभी घट रहे होते हैं, तो कभी बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल चेंजेस आते हैं उनको हम हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, हेट्रोप्लॉइडी जो होती है यदि चेंजेस हो रहे हैं क्रोमोसोम्स में, वो भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका एन्यूप्लॉइडी और एक होता है आपका यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहे हैं, मतलब
मल्टीपल नहीं होते, जैसे कि नॉर्मल में होता है वैसे नहीं होते। जब मतलब कि एक ये एन्यूप्लॉइडी बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं आप इसको, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। एन्यूप्लॉइडी एक आनुवंशिक विकार है जिसमें कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है किसी भी सेल में वो नॉर्मल से अलग होती है, और ये तब तक होती है जब तक कि उस सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 के बराबर नहीं हो जाए। जो कितने के नॉर्मल होते हैं ना उसके बराबर नहीं हो जाए तब तक वो ऐसे ही चलती रहती है। इसी की वजह से क्रोमोसोम नंबर घटते भी हैं और इसी की वजह से क्रोमोसोम नंबर उस सेल में बढ़ते भी हैं, क्योंकि एक डिसऑर्डर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के सहित बताती हूँ एन्यूप्लॉइडी के बारे में। जैसा कि एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, मतलब एक्स जो है हमारा बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है। तो देखो बेसिक क्रोमोसोम नंबर जैसे कि 7 है हमारा, तो 2n हो गया। बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना 7 मान लिया, मतलब 2n हो गया 14। भाई यही तो होगा डिप्लॉइड में, लेकिन ये 2n 12 भी हो जाता है, 2n इसमें 15 भी हो सकता है, और 2n इसमें 16 भी हो सकता है, और 2n इसमें 12 भी हो सकता है। मतलब घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, नॉर्मल नहीं रहता। जैसा कि नॉर्मल है ना वैसा नहीं रहता, इसलिए इसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। फिर वही बात आती है यूप्लॉइडी की। तो यूप्लॉइडी क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि 1 और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो बिल्कुल होल नंबर होता है, जैसे कि उसको कहते हैं, मतलब इसमें कंप्लीट होता है, इससे भी ज़्यादा ही हो सकते हैं। जैसे कि 2n है हमारा, डिप्लॉइड में 2x कितना 14 होंगे क्रोमोसोम डिप्लॉइड में। यदि आपसे ट्रिप्लॉइड की बात की जाए तो ट्रिप्लॉइड में कितने होंगे 7 या 21 होंगे। आपसे हेक्साप्लॉइड की बात की जाए यानी कि 6x की बात की जाए तो कितने होंगे 6 सत्ते 42 यानी कि 42 होंगे। तो इसमें बिल्कुल सेम होता है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब नहीं होते मल्टीपल बेसिक क्रोमोसोम के नहीं हो तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, जिसमें घटते बढ़ते रहते हैं, और जब तक होते हैं जब तक कि हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने ना हो जाएं 46 नहीं हो जाते। यहाँ तक की बात क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स अच्छे से बता दिए ना। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 9th क्वेश्चन है, कॉलचिसिन इजे, मतलब कॉलचिसिन बेसिकली क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने पॉलीप्लॉइडी नहीं पढ़ा, हाँ पॉलीप्लॉइडी पढ़ा है हमने। पॉलीप्लॉइडी बेसिकली क्या होता है भाई, पॉलीप्लॉइडी की जो घटना है वो क्या है। पॉलीप्लॉइडी कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका कंप्लीट सेट होता है, मतलब कि कई सारे कंप्लीट सेट होता है, मतलब कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, मैनी कंप्लीट सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये घटना जो है आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाई जाती है कॉलचिसिन के ट्रीटमेंट से। तो कॉलचिसिन बेसिकली एक कंपाउंड है जो कि नेचर में एल्कलॉइड होता है। कैसा होता है, एल्कलॉइड होता है। ठीक है, और ये ऑब्टेंड किया जाता है एक सीड से, और जो कि लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी आप नोट कर लेना कि कॉलचिसिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे लिया जाता है तो वो है लिलिएसी फैमिली से लिया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। एल्कलॉइड है बेसिकली ये एक, अभी बताया था। प्लांट कौन सा है जिससे लिया जाता है, कॉल्चियम ऑट्यूमिनेले। ठीक है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट और 10th क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा गया है 2n-2 इज ए। ये क्या है भाई 2n-2 बेसिकली, तो ये बताना है आपको कि ये क्या होता है 2n-2। मोनोसोमिक कंडीशन है, न्यूलिसोमिक है, टेट्रासोमिक है, फिर ट्राइसोमिक है। तो कैसी कंडीशन है ये कंडीशन जो होगी मोनोसोमिक में क्या होता है भाई, ये एन्यूप्लॉइडी के ही प्रकार है। मोनोसोमिक भी एन्यूप्लॉइडी का ही प्रकार है जो कि मैंने अभी पढ़ाया था, जिसमें कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल नहीं होते हैं। न्यूलिसोमिक भी, टेट्रासोमिक, ट्राइसोमिक, ये चारों ही किसके प्रकार हैं, ये चारों ही प्रकार हैं आपके एन्यूप्लॉइडी के, एन्यूप्लॉइडी के प्रकार हैं ये। ठीक है जी। तो मोनोसोमिक में क्या होता है कि जो मोनोसोमिक कंडीशन है उसमें क्या होगा, उसमें डबल मोनोमियर्स होंगे। दैट मीन्स 2n-1 होगा, 2n-1। दैट मीन्स एक कंप्लीट क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी। 2n-1 मतलब कि घट जाएगा तो वो होगा मोनोसोमिक। न्यूलिसोमिक में इसके आगे छोटा छोटा लिखते हैं 2n-1, मतलब कि एक घट जाएगा। न्यूलिसोमी में क्या होता है कि लैकिंग ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब कि इसमें 2 क्रोमोसोम्स घट जाते हैं। टेट्रासोमिक में क्या होता है, टेट्रासोमिक में बेसिकली एक होमोलोगस जो पेयर है वो एक्स्ट्रा होता है। टेट्रासोमिक में क्या होता है 2n+2, मतलब कि एक्स्ट्रा होगा। वही होता है ट्राइसोमिक में। ट्राइसोमिक में क्या होता है 2n+1, मतलब कि एक एक्स्ट्रा होता है। 2n+1, इसमें एक एक्स्ट्रा होगा और इसमें 2 एक्स्ट्रा होंगे, इसलिए वो होगा टेट्रासोमिक। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो 2n-2 किस में होगा, न्यूलिसोमिक में क्या होता है कि इसमें 2 क्रोमोसोम्स नंबर की कमी हो जाती है, वो घट जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूलिसोमिक।
यहाँ तक की बात क्लियर है? ये मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पे, ये लिखा, ये मोनोसोमिक कंडीशन है, न्यूलिसोमिक है, ट्राइसोमिक है, टेट्रासोमिक। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आज का सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी लेना, लेकिन क्लियर कर लेना चीज़ें। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर दिन इंपॉर्टेंट है। अब टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो दबा के मेहनत करेंगे हम लोग साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।